इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। खबर है कि बीजेपी सांसद सुनील मंडल से टीएमसी कार्यकर्ताओं की कहासुनी हो गई। इसके बाद बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर झड़प की। आपको बता दें, एक बार फिर से बंगाल में बवाल उस वक्त जब बीजेपी के सांसद सुनील मंडल की तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद सुनील मंडल, जो कि बीजेपी दफ्तर पर मौजूद थे, बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ हुई है। इस कहासुनी के बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज बीजेपी की तरफ से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत, और इस सब के बीच ये तस्वीरें एक बार फिर से बंगाल में बवाल टीएमसी और बीजेपी के बीच। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये जबरदस्त हंगामा हुआ है, जबरदस्त तोड़फोड़। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ, किस तरीके से बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। बड़ी संख्या में मौजूद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुनील मंडल से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की कहासुनी हो गई और उसके बाद नौबत इस कदर आगे बढ़ी कि दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ देखने को मिली। तो बंगाल में आज एक बार फिर से बवाल हुआ है। एक तरफ लगातार केंद्र सरकार की तरफ से और स्टेट बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है ममता सरकार पर कि पूरे प्रशासन को ममता सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए चला रही है, चाहे बात पुलिस प्रशासन की हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की। इस सब के बीच बीजेपी का लगातार ये आरोप भी रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के कार्यकर्ता निशाना बना रहे हैं और ये सब कुछ ममता सरकार के निशाने पर हो रहा है, शह पर हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच लगातार हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो एक बार फिर से कोलकाता में उस वक्त देखने को मिली जब बीजेपी के सांसद सुनील मंडल बीजेपी दफ्तर पर मौजूद थे और उसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी कहासुनी हो गई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, आखिर क्या हुआ था आज सुबह बीजेपी सांसद सुनील मंडल की गाड़ी के सामने? ये कौन लोग हैं? पूरा मामला अब से थोड़ी देर पहले यानी सुबह 11 बजे के आसपास का है, जब सुनील मंडल अपने गाड़ी से बीजेपी स्टेट ऑफिस पहुंचे थे। उस वक्त जो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता थे वो उनके गाड़ी के सामने आकर लेट गए। हल्की झड़पें भी हुई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में, और किसी भी तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो उस वक्त स्टेट बीजेपी ऑफिस के अंदर थे, उन्होंने सुनील मंडल को उनकी गाड़ी से निकाला और उसके निकालने के बाद उन्हें पार्टी ऑफिस में अंदर लेकर गए। जिस वक्त का यह पूरा मामला है, उस वक्त वहां पर सुरक्षा के जवान भी वहां पर मौजूद थे, कोलकाता पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। वो तुरंत आए और उन्होंने जो झड़प थी उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोलकाता पुलिस पर सवाल उठा है। इससे पहले जब जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे और डायमंड हार्बर की तरफ जा रहे थे, तब उनके गाड़ी पर पथराव देखने को मिला था। कैलाश विजयवर्गीय को भी चोट आई थी, पथराव हुआ था। तो ठीक है, एक बार फिर से जो आज नारायण जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कैसे देख रहे हैं शेष नारायण जी? क्योंकि ये इसी बात का डर था, एक तरफ बीजेपी की तरफ से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, और इस सब के बीच ये संभावना जिसको लेकर आप इशारा भी कर रहे थे। नहीं, तो यही तो बंगाल में जो मारकाट जो है वो चुनाव का कल्चर है, वो चुनाव का हिस्सा है, बाकायदा प्रचार का जो हिस्सा है। और उसमें सभी जितने भी कार्यकर्ता होते हैं सबको मालूम होता है कि कहीं भी लाठी चल सकती है। और सुनील मंडल से उनकी नाराजगी खासतौर से इसलिए है कि 2014 में उसको तृणमूल ने एमपी बनाया था और वो पहलवान रास्ता बदल गया, तो वो लोग उसको बड़ा गुस्सा होते हैं। सुवेंद्र अधिकारी को जो करी आते हैं ये टीएमसी वाले, तो उनको लगता है इन्होंने हमको धोखा दिया है, तो वो करेंगे और इसके लिए बीजेपी को तैयार रहना पड़ेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन वहां पे इंडिपेंडेंट निष्पक्ष चुनाव चाहता है तो उनको भी तैयार रहना पड़ेगा कि वहां पे किसी प्रशासक को गवर्नर बना के और वो चुनाव तक तो अपने हाथ में लें, वरना ये तो वहां होता है और हर बार होगा। इस बार ज्यादा होगा क्योंकि जब सत्ता खिसकने लगती है तो रूलिंग पार्टी बौखलाती बहुत है वहां, तो इसलिए। और रूलिंग पार्टी के साथ क्योंकि पुलिस भी होती है, पुलिस भी बंगाल में हाईली पॉलिटिसाइज्ड होती है। ममता की पुलिस, लेफ्ट की पुलिस, अब जब अगली बार आएगी तो बीजेपी जीत गई तो बीजेपी की पुलिस, तो वहां पुलिस जो है टोटल राजनीतिकरण हो चुका होता।
बिल्कुल, क्योंकि ये अलग ही तरीके का माहौल। आप सोचिए, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कोई भी पार्टी चुनाव के लिए प्रचार कैसे करेगी अगर इस तरीके के हालात होंगे। पार्टी के कार्यकर्ता अगर प्रचार करेंगे और उस दौरान इस तरीके के हमले होंगे तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, सुनील मंडल आज क्या करने के लिए होस्टिंग पहुंचे थे? क्या वहां पहले से टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे? शुवेंदु अधिकारी और जो तमाम जो बड़े नेता टीएमसी से अभी बीजेपी में आए हैं तो उन्हें सम्मान करने के लिए उनके लिए एक मीटिंग रखी गई थी बीजेपी के स्टेट ऑफिस हेस्टिंग के अंदर। और वहां पर जैसे ही जो नेता थे वो पहुंचना शुरू हुआ, उस वक्त आज सुबह में टीएमसी ने भी प्लान किया हेस्टिंग में ही एक सम्मेलन करने के लिए। और जब सुनील मंडल यहां पर पहुंचे हैं तब उनके गाड़ी के सामने जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो नीचे उनके गाड़ी के सामने लेट गए। गाड़ी के जो सामने का हिस्सा होता है बोनट, उस पर उन्होंने अपने हाथों से उसे बोनट पर मारना शुरू किया। तो ये तमाम तस्वीरें थी जो आज सुबह हमने देखी हेस्टिंग से। लेकिन वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पुलिस बीच बचाव करने के लिए पहुंची और किसी भी तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो लेकर सुनील मंडल को बीजेपी पार्टी ऑफिस के अंदर तुरंत गए। सुनील मंडल को किसी भी तरीके से चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके का ये मामला हुआ है, एक बार फिर वेस्ट बंगाल जो कोलकाता पुलिस है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कोलकाता पुलिस पर एक बड़ा सवाल, और सवाल ममता सरकार पर भी। ममता बनर्जी, शेष नारायण जी लगातार कह रही कि शुवेंदु के जाने से उनको कहीं कोई असर नहीं, पार्टी पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं, और दूसरी तरफ उन्हीं को इस तरीके से टारगेट को मार कह रही। ये भी तो ताजा बीजेपी में गए हैं सुनील मंडल भी, तो इनको मार कह रही है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जनता में जाएं, प्रचार करें। इन लोगों को घेर के पीटने वाला जो ये मामला है ये थोड़ा गड़बड़ है। और ये अभी उनका दुआरे उनका चल रहा है, इनका दूसरा कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो अब ये बंगाल में तो ये आदिकाल से चल रहा है, आज 40 साल से तो मैं ही जानता हूँ। लेकिन ये अमित शाह ने पन्ना प्रमुख वाला जो व्यवस्था बनाई थी और उसे उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में उन्होंने जीता है, गुजरात में प्रयोग किया था। तो वही बंगाल में जो पन्ना प्रमुख का ही कल्चर तो है, वो मेरा बूथ सबसे मजबूत जो है, बूथ अध्यक्ष बेसिकली पन्ना प्रमुख, तो वो सब काम वो कर रहे हैं। और लेकिन वहां बंगाल की जो कल्चर है उसमें ये जो मारकाट का, और ममता बनर्जी को गद्दी जाती दिख रही, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर गद्दी जाएगी तो बीजेपी वाले आएंगे तो सब जांच पड़ताल करेंगे, बहुत सारे पोल खुलेंगे, भ्रष्टाचार के बहुत सारे पोल खुलेंगे। तो उसमें वो गड़बड़ होगा। ये जो श्रीमान जी हैं सुनील मंडल, ये तो पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे ना जी। बाद में फिर 2014 में इन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में वोट दे दिया तृणमूल कांग्रेस को, तो ममता ने कहा चल हमारे पास आज एमपी भेज दिया, राज्यसभा लोकसभा का मेंबर बना दिया। तो ये अब बीजेपी में है क्योंकि ये सही मौसम वैज्ञानिक हैं। इनके जाने का मतलब ये है कि बीजेपी के आने की संभावना काफी बढ़ गई है, तो उसमें ममता के लोग बौखलाए हुए हैं और वो कर रहे हैं। इस पर वही जो मैंने आपसे अर्ज किया जी, यानी ये सरकार को चाहिए कि वहां पे चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए एक तो धनखड़ को हटाएं, क्योंकि वो पॉलिटिकल बयान देते हैं, बीजेपी के वर्कर हैं वो। तो एक प्रशासक निष्पक्ष कोई आदमी, रिटायर्ड अफसर वगैरह, जज वगैरह, गवर्नर बनाए और वहां पे वो अपने उसमें तत्वावधान में बताओ चुनाव निष्पक्ष होगा। और फिर ये मारकाट पे भी फिर यही पुलिस जो है। जी, लौट रहे हैं आपके पास। बंगाल फतेह करने की तैयारी में जुटी बीजेपी ने आज से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान शुरू किया। बंगाल बीजेपी के इस अभियान के तहत बूथ के अध्यक्ष को सम्मानित किया जा रहा है और फिर उनके घर में उनकी नेम प्लेट लगाई गई। इस अभियान के तहत बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता बंगाल के घर घर में जा रहे हैं। बंगाल में लगभग 78,000 बूथ हैं और हर बूथ अध्यक्ष को जनसंपर्क चलाने का निर्देश दिया गया है। यह अभियान 3 दिनों तक चलेगा। बीजेपी के बातों को हम घर घर में पहुंचाएंगे, चेष्टा कर कोशिश करेंगे। जितना घर में जाएंगे हम उतने ही हम सक्सेस मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो भी भाई बहन जो भी है सब एक संग में हम लोग जैसे करते हैं काम, वो लोग को सब पता है कि हम लोग गलत है कि सही है, वो सब जानते हैं। हम लोग को बताना नहीं पड़ेगा कुछ।
देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। केंद्र सरकार अभी माननीय मोदी जी जब यहाँ अम्फान आया तूफान, तो 1000 करोड़ रुपया दूसरे दिन आकर के दिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि वो 1000 करोड़ रुपया तृणमूल के प्रधान, उनके रिलेटिव, उनके भतीजे, ये लोग सब खा गए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री बोली कि बीडीओ ऑफिस में आप लोग लिस्ट लगाइए कि किसको किसको मिला ये पैसा। तो उसमें निकला, जब वो लिस्ट टांग दिया गया तो पूरा चेहरा इनका बेनकाब हो गया और सब इनके रिश्तेदार, सब तृणमूल के नेता के अकाउंट में 20-20 हजार रुपया गया। आम जनता को एक तिरपाल तक नहीं मिला। जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बूथ अध्यक्ष, उन्हें सम्मानित करने का ये एक तरीका है। तो ये आज कार्यक्रम आपका पूरे दिन चलेगा? आज ये पूरे पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथ पर हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हम बूथ अध्यक्ष के घर जा रहे हैं और बूथ अध्यक्ष के घर जा करके उनके यहाँ हम लोग उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। बूथ अध्यक्ष को हम लोग ये बताइए, ये क्या है? ये जो अमर बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल में हर बूथ पर हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि माननीय नड्डा जी का निर्देश था इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का बूथ अभियान, और इसके तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं उनको बीजेपी सम्मानित कर रही है, और उसके बाद बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, केंद्र की योजनाओं का जिक्र करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो लगातार बीजेपी की तरफ से जनता तक डोर टू डोर ये कैंपेन किया जा रहा है, और अब इसी कड़ी में ये अभियान। शेष नारायण जी, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो अब ये अभियान कहां तक पहुंचेगा? क्योंकि जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद तो अब लग रहा है बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। नहीं, वो पहुंचेगा। वो हिंसा जैसे अपने इधर अन्य क्षेत्रों में प्रचार करने लोग जाते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं, झड़प करते हैं, वहाँ हिंसा वहाँ की चुनावी संस्कृति का हिस्सा है बंगाल में, और वो उसके सूत्रधार यही ममता बनर्जी और उनके साथ और 3-4 छात्र परिषद में लफंगे थे, उन्हीं लोगों ने शुरू किया था। और सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त था, तब से ये काम वहां चल रहा है। लेफ्ट फ्रंट ने उसको बाकायदा विधिवत किया। ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी इनको खूब पिटाई की, और जब ये तृणमूल बनाए इन्होंने तो उसके बाद फिर जाके 12 साल बाद चुनाव जीती। पहला 2008 से नंदीग्राम के बाद ये मजबूती इनकी आना शुरू हुई। तो अब ये कमजोर पड़ी हैं जब, तो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं उन वर्कर्स को भी मालूम है कि वहां हिंसा होगी, मारपीट होगी। जो झंडा लेके जाते हैं उसमें झंडा के कपड़ा चाहे थोड़ा कमजोर ही हो, वो जिस झंडे में डंडा मोटा होता है, डंडा सॉलिड होता है, तो वो सबको मालूम है। और ये बाकायदा चुनाव का ये रिवाज है वहां। इसके लिए हम लोगों को यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मारेंगे, मारे जाएंगे, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए वहां पे कोई किसी भी पार्टी की सरकार न हो, एक नेशनल टाइप पंचायत टाइप सरकार बना दिया, भैया चुनाव तुम करा लो, हिंसा न होने पावे। अगर ये किया गया तो माहौल बदलेगा, वरना तो पुलिस उनके साथ है, वो मारेंगी। लेकिन अगर जनता इनके साथ, जैसे तमाम मुद्दे मोदी जी आयुष्मान भारत का भी और किसान सम्मान का भी तमाम रेज कर रहे हैं, और किसान वहां बड़ा फोकस केंद्रीय होता है। आप ध्यान रखिएगा, किसान जब जिसके साथ होता है वही जीतता है वहां। तो अगर किसानों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया मेरा बूथ सबसे मजबूत वाले कार्यक्रम में, तो इनको फायदा हो जाएगा। और जब इनको फायदा हो जाएगा तो आप नोट कर लीजिए, लोग भी वही करेंगे जो आज ममता बनर्जी कर रही है। ये भी विरोधियों को खूब मारेंगे। वहां संस्कृत का हिस्सा है, इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना के विस्तार की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब आप बंगाल जाएंगे तो वहां इलाज मुफ्त में नहीं होगा, क्योंकि वहां की सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं, वहां सुविधा आपको मिल पाएगी। आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी, तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा, वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। देश के 4 राज्यों के बाद अब लव जिहाद रोकने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी एक नया और मजबूत कानून लेकर आई है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने इस नए कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके पारित होते ही मध्य प्रदेश में लव जिहाद यानी धर्म छिपाकर शादी करना, लालच देकर धर्म बदलवाना गैर जमानती अपराध होगा और कानून तोड़ने पर 10 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा। प्रस्तावित कानून में साफ साफ लिखा गया है कि किसी को बहला फुसलाकर शादी करना, नाबालिग को बरगलाकर शादी करना अब अपराध होगा। इसके अलावा लालच देकर सामूहिक रूप से भी धर्म परिवर्तन कराना गंभीर आरोप माना जाएगा। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरे धर्म में शादी करती है या करता है तो उसे 2 महीने पहले प्रशासन को इस बात की जानकारी देनी होगी। लोभ, लालच है, लोभन भ्रम में रख के, धोखा दे के किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। देखिए, इस तरह की गतिविधियां क्या हम किसी को दबा के, धमका के, प्रलोभन दे के, अंधेरे में रख के धर्मांतरण करवा लें, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के अरुण यादव। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा जी के पास जाते हुए, नरोत्तम मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद रोकने के लिए कानून बन चुका है। यूपी के मुकाबले मध्य प्रदेश का कानून कितना सख्त और अलग होगा? आप यूपी से तुलना आप करें, हमारी तुलना इस विषय से है। हम चाहते हैं कि ये इतना घृणित कार्य है कि इसके लिए कठोर और सख्त कानून हो। हमारे इस प्रावधान में जो विवाह शून्य घोषित होगा, शून्य घोषित होने के बाद पत्नी को, उस परित्यक्ता को, उस बहू को संपत्ति में अधिकार होगा, गुजारा भत्ता का। उसके बेटे को संपत्ति में अधिकार होगा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो जुर्माने के प्रावधान है वो 25,000, 50,000 और 1 लाख 3 स्लैब के हैं जो सर्वाधिक हैं। थानेदार और उससे ऊपर का अधिकारी ही इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो संस्थाएं, व्यक्ति आर्थिक सहयोग करते हैं अथवा लेते हैं वो सब सजा के हकदार होंगे। जो मौलवी, पुजारी इस तरह के कृत्य को अंजाम देने में सहयोग करते हैं वो सब सजा के हकदार होंगे। इसमें जो जुर्म करता है वो तो सजा का 10 साल का हकदार है ही, पर जो उस जुर्म में सहयोग करते हैं वो भी 10 साल के ही हकदार है। ये जी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस कानून से देश में समाज बांटने की साजिश हो रही है। विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम आपको दिखाई देता है? वही लोग हैं आरोप लगाने वाले, ये वही लोग हैं विरोध करने वाले जो 370 का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं, आप देख लो, वही पार्टी वाले जो 35A का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो CAA का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो अब किसान विधेयक का कानून का विरोध कर रहे हैं। वही लोग इसका विरोध करेंगे, नया कोई भी नहीं होगा। सेम है, आप तो सीरीज देखना और चैन देखना, पार्टी वही मिलेगी। और इस वक्त कांग्रेस के नेता अरुण यादव भी हमारे साथ हैं। अरुण यादव जी, अब लगता है आपको इस कानून के बाद लव जिहाद पर नकेल कसी जाएगी? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी को भी ये बात शायद पता होनी चाहिए कि ये कानून 1968 में ही देश में बन चुका था और समय समय पर जो भी सरकारें देश में आई उसको सुदृढ़, इसको मजबूत करने के लिए समय समय पर उस पर रिफॉर्मेशन की काम होता रहा है। अब 2020 में उत्तर प्रदेश के बाद फिर मध्य प्रदेश में कानून इस तरह का लाए। कानून तो ऑलरेडी है, कानून के बारे में कोई
किसी को शक संचय नहीं है पूरे देश के लोगों को। ये गृह मंत्री जी भी माननीय जानते हैं इस बात को। आप समर्थन करते हैं कि नहीं? एजेंडा ये है कि किस तरह से, मैं तो पहले ही कहा कि जो आ रहा है उसका हम समर्थन कर ही रहे हैं, जो कानून लेकिन आज का नहीं है। कानून तो सन 68 का है, ये पूछिए माननीय गृह मंत्री जी से पहले। जो रिफॉर्मेशन और समय समय पे इसमें तब्दीली होती रही है। आप देखिए बेसिक एजेंडा समझने की कोशिश कीजिए, इसके नाम पर किस तरह से देश के को दूषित किया जाए, किस तरह से अपनी राजनीतिक एजेंडे पर सक्सेस रेट अपना बढ़ाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, फिर मध्य प्रदेश में हुई, फिर देश में हुई, फिर तमाम जहां जहां राज्य शासित हैं वहां पर इस एजेंडे को फ्लेयर अप करने का बेसिक एजेंडा कैसे है का मूल कार्यक्रम है। अरुण यादव जी, एजेंडा कैसे है ये? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ आप समर्थन कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ ये एजेंडा कैसे? देखिए 1968 में जो कानून बनाया गया, उस कानून को 2020 में क्यों याद आ रही है भारतीय जनता पार्टी को? दो कानून ऑलरेडी है देश में, जिसके ऊपर समय समय पर संशोधन, एडिशन, ऑल्टरेशन होते रहे हैं। उसकी याद 2020 में क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में क्यों याद आ रही है? 15 साल से क्यों नहीं याद आ रही थी? ये सवाल है ना। नहीं, लव जिहाद के मामले तो सामने आते रहे हैं। अगर ये कानून पहले भी था, अगर आप कह रहे हैं कि पहले भी था, रिफॉर्म्स होते रहे, संशोधन होते रहे हैं, तब तो उन चीजों पर लगाम नहीं लग पाई ना। उसके बाद आपको नहीं लगता कि जरूरी था एक कदम आगे बढ़ना, पहले उत्तर प्रदेश में और अब मध्य प्रदेश में? सुनिए, 15 साल पर शासन तो इन्हीं का है यहाँ पर। तब शिवराज जी को याद नहीं आ रही थी इसकी? अभी नरोत्तम मिश्र जी को 2020 में याद क्यों आ रही है? 2003 में सत्ता में आए थे। आप तो सरकार में अगर पहले से थे तो अरुण यादव जी एजेंडा तो पहले भी चला सकते थे। सरकार में अगर पहले से भी थे तो एजेंडा तो पहले भी चला सकते थे। गायत्री जी, मैं भी आपसे वही कह रहा हूं कि 2003 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई। ठीक है, अभी भी सत्ता में। ठीक है अरुण यादव जी, लौट रहे हैं आपके पास। 2015 लौट रहे हैं आपके पास। नरोत्तम मिश्रा जी, आखिरी सवाल, आखिर मध्य प्रदेश में इस तरह के सख्त कानून की जरूरत क्यों पड़ी? वही लोग हैं आरोप लगाने वाले, ये वही लोग हैं विरोध करने वाले जो 370। मध्य प्रदेश में वर्तमान परिदृश्य जो आ रहा था और जिस तरह की शिकायतें आ रही थी मेरे स्वयं के पास में और इंटेलिजेंस के माध्यम से, इसलिए जरूरत पड़ी। तो बार बार शिकायत आ रही थी, नरोत्तम मिश्रा कह रहा है अरुण यादव जी, और जो चीज पहले नहीं हो पाई अभी नहीं होगी, ये कहकर कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? किसी भी समस्या को क्यों बर्दाश्त किया जा सकता है? अरुण यादव जी, अरुण यादव जी सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बिल को मंजूरी दी गई है, जिसमें लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए तमाम प्रावधान, कानून तोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना, धन छिपाकर शादी करने पर जेल का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह कानून बन चुका है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में इस बिल को मंजूरी दी गई है। देश के अलग अलग राज्यों से लगातार लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन की शिकायतें आती रही हैं और इसी के बाद सरकारों ने लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की पहल की। अब तक जो राज्य इस तरह के कानून लेकर आए हैं उनमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां पर योगी सरकार लव जिहाद के लिए कड़े कानून लेकर आई है। सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू भी कर दिया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी लव जिहाद को रोकने के लिए नए कानून बनाने वाले विधेयक को दे दी है मंजूरी और जल्द ही यहां भी लव जिहाद गैर जमानती अपराध होगा। हिमाचल प्रदेश भी लव जिहाद पर रोक लगाने वाले कानून लाने वाले राज्यों में शामिल है और इसी महीने 18 दिसंबर से राज्य की जयराम ठाकुर सरकार ने लव जिहाद विरोधी कानून को लागू कर दिया है, जबकि हरियाणा में भी जल्द ही लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।
तो मध्य प्रदेश में भी अब लव जिहाद को लेकर कानून की तैयारी में बिल को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन किन किन राज्यों में इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं या उठा लिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले अध्यादेश के जरिए इसको लागू कर दिया गया है और अब मध्य प्रदेश में बिल को मंजूरी आगे बढ़ते हुए, तो वहीं हिमाचल प्रदेश भी इस कड़ी में शामिल है और हरियाणा में भी इसको लेकर तैयारी, हरियाणा में भी जल्द इसे कानून के तौर पर लाया जाएगा और लव जिहाद पर नकेल कसी जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट के दूसरे मंत्री और विधायकों ने भी शिवराज सरकार की इस पहल का स्वागत किया। मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक इस कानून से प्रदेश में झूठ बोलकर किए जा रहे लड़कियों के शोषण पर लगाम लगेगी। प्रसन्नता की बात है कि इसके बाद लव जिहाद जैसी कुरीति बंद होगी और इसमें अलग अलग स्तर पर सख्त कानून बनाने के सभी प्रावधान रखे गए हैं। जो लव जिहाद करेगा, जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करेगा, जो लव जिहाद कराएगा और उसके तहत धर्म परिवर्तन करा के विवाह आयोजित करेगा, वो सब इस कानून के दायरे में आएंगे। यदि लव जिहाद के बाद विवाह विच्छेद होगा तो स्वतः ही धर्म परिवर्तन भी समाप्त हो जाएगा। आपके पास स्वतंत्रता है, अपने धर्म का पालन करें और धर्म का सम्मान करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करें। दूसरों को भी उनके जीवन जीने दें, उनके साथ छल कपट धोखाधड़ी ये सब नहीं होना चाहिए। आज इंडोनेशिया के क्या हाल है, यही सब तो हुआ था इंडोनेशिया में भी। 5% जहाँ थे वो आज 95% हो गए, ऐसे हुए। तो मेरा इसमें यही आग्रह है कि मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश की कैबिनेट को कि जो बेटियों के साथ छल कपट हो रहा था, आज इस कानून के माध्यम से छल कपट बंद हो जाएगा। और अब बात जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को शोपियां के कनिगम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवानों के जख्मी होने के बीच अब जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कनिगम इलाके में मुठभेड़ हुई और इस सब के बीच जानकारी ये मिली थी कि 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। अपडेट ये कि 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन इस मुठभेड़ में 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें, कनिगम इलाके का यह मामला है। शोपियां में जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी कि आतंकी छिपे हुए हैं और जब सुरक्षा बल ने इलाके को घेरा, मुठभेड़ शुरू हुई। 2 आतंकी ढेर। The operation continued throughout the night, and today by late morning, both the militants who were holed up and who were firing at the police party have been neutralized. That is what has been got from the field. ज्यादा जानकारी के लिए रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, अभी क्या अपडेट? जिस तरीके से डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये रात के दौरान भी ऑपरेशन जारी था। कल तकरीबन 3 बजे सुरक्षा बलों ने कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कनिगाम शोपियां में, और उसके बाद जो इनिशियल फायरिंग हुई उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया था, लेकिन उसके साथ ही रोशनी कम हो गई और रात के लिए ये ऑपरेशन जो है कंटिन्यू किया गया। हालांकि काफी सर्दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मल्टी लेयर कॉर्डन वहां पे लगाया गया सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी के द्वारा, और अर्ली इन द मॉर्निंग फिर से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जिस तरीके से मैंने बताया था कि 2 से 3 मिलिटेंटों की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को, जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, और उसके बाद मॉर्निंग में फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ। रात के दौरान ही 2 आर्मी के जवान जो है घायल हो गए थे और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, और अब थोड़ी देर पहले ही यह एनकाउंटर खत्म हो गया। 2 मिलिटेंट मारे गए और आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर किया गया और ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। कॉल ऑफ ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब तो शोपियां में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। इस सब के बीच ऑपरेशन को भी अब खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने भी सीमा पर होने वाली फायरिंग रोकने के लिए कार्रवाई का दावा किया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही है। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सांबा, पूंछ, जम्मू, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर बड़ी तादाद में न सिर्फ बंकर बनाए गए हैं, बल्कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए सेना और सुरक्षा बलों को भी खुली छूट दी गई है। साथियों, हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया,
उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट हो, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरतें, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है, यहां के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए थी। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता की भी मजबूती देगा। साथियों, देश के हर क्षेत्र का विकास हो, जम्मू का विकास हो, कश्मीर का विकास हो, हमें निरंतर इसके लिए काम करना है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। हमारे शो के कॉलर्स ने एक ये स्पेशल रिक्वेस्ट दी थी कि जैस्मीन और अली को आमने सामने बिठाकर उन्हें सिर्फ कहिएगा आंखों में आंखें डालें और बाकी बीबी निवासी उनके सवालों का जवाब हाँ और ना में देंगे। ओके। और आप पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर ना मुस्कुराएं और ना ही शर्माएं। क्या जैस्मीन चुप चुप के अली को दिन में 100 बार देखती है? नहीं, देखो 200 बार देखती है, 200 बार, 200 बार। तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना। क्या अली चाहते हैं कि जैस्मीन उनसे कभी एक ऐसा सवाल करे जिससे वो अपनी मुस्कुराहट रोक ना पाएं? बस चले तो ये शो अंत होने के पहले ही वो सवाल पूछवा ले जैस्मीन। मेरी तेरी लड़ियां। क्या जैस्मीन ना चाहते हुए भी अपनी आंखों से बहुत कुछ बयां कर देती है? देखिए और पूछ बोलना माही बोल।